हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमारी योजनाओं की सीरीज चल रही थी, तो इसी सीरीज के अंदर अगली योजना आपके लिए लेके आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई एक राष्ट्रीय योजना है, जिसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मत्स्य पालन जो फिशरी क्षेत्र है इसका विकास और सतत मत्स्य संसाधन का प्रबंधन करना है। क्या करना है? जो सतत मत्स्य संसाधन का प्रबंधन करना है। बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे मछली पालन को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना, मछुआरों के आय में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको आधुनिक तकनीक और सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वो अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये हमने उद्देश्य देखा किसका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। अब उसका मुख्य उद्देश्य की डिटेल से बात करते हैं। पहला है मछली उत्पादन में वृद्धि। तो योजना का उद्देश्य देश में मछली उत्पादन में वृद्धि करना और मछली पालन को सशक्त बनाना है। क्या इस योजना का उद्देश्य क्या? देश में मछली उत्पादन में वृद्धि करना तथा मछली पालन को सशक्त बनाना है। इसके तहत मछली पालन के आंतरिक तरीकों को उन्नत किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? मछली पालन के आंतरिक तरीकों को उन्नत किया जाएगा। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की बात करें तो मछली पालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और सुविधाओं का उपयोग बढ़ाना। क्या? मछली पालन के क्षेत्र में नवीनतम जो तकनीक और सुविधाएं हैं उनका उपयोग को बढ़ाना, जिससे क्या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना। तीसरा हमारे मछुआरों की आय में वृद्धि। उद्देश्य क्या है? मछुआरों की आय में वृद्धि इसका प्राइम उद्देश्य है। तो बात करें तो योजना का मुख्य उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनकी आय को बढ़ाना है। ये योजना क्या करेगी? स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। ये योजना क्या करेगी? जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। फिर आता था हमारा सतत मत्स्य संसाधन प्रबंधन। तो मत्स्य पालन से संबंधित संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है, मतलब एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा सके। कि सतत मत्स्य संसाधन प्रबंधन करना है। अब योजना की बात करते हैं। योजना के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं उनकी बात करते हैं। योजना के प्रमुख घटकों की बात करें, पहला घटक आता हमारा फिशिंग और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या फिशिंग और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फिशिंग हार्बर और एक्वाकल्चर केंद्रों की स्थापना। क्या? फिशिंग हार्बर और एक्वाकल्चर केंद्रों की स्थापना करना। मछली पालन के लिए जलाशयों और तालाबों का विकास करना। क्या क्या? मछली पालन के लिए जलाशयों और तालाबों का विकास करना। दूसरा आता हमारे इसके कंपोनेंट की, तो हमारे मछली पालन में सुधार करना। तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग के तहत मछली पालन के लिए जल स्रोतों का निर्माण करना। मछली पालन में नई प्रौद्योगिकियाँ और व्यावसायिक तकनीकों का समावेश या प्रमोशन करना। तो मछली पालन में सुधार की बात करें तो इसमें क्या किया जा रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग के तहत मछली पालन के लिए जल स्रोतों का निर्माण किया जाएगा। मछली पालन में नई प्रौद्योगिकियां और व्यावसायिक तरीकों का प्रमोशन किया जाएगा। फिर आता है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। क्या? पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें तो मछलियों और जल जीवन के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन। क्या? मछलियों और जल जीवन के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन और फिश रोग नियंत्रण और नैतिक पालन। क्या? फिश रोग नियंत्रण और नैतिक पालन ये हमारे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का एक हिस्सा है। फिर आता है मछली प्रसंस्करण और विपणन। मछली के प्रसंस्करण और उसके निर्यात के लिए। क्या? मछली के प्रसंस्करण और उसके निर्यात के लिए प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करना। क्या? मछली के प्रसंस्करण और उसके निर्यात के लिए क्या? प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करना। और मछली उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर नेटवर्क का निर्माण करना। क्या? मछली उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर नेटवर्क का निर्माण करना। पांचवा कंपोनेंट आता है इसका हमारे रोजगार और प्रशिक्षण। क्या? रोजगार प्रशिक्षण की बात करें तो मछुआरों और संबंधित जो समुदाय हैं इनको प्रशिक्षण देने की सुविधा क्या है? हमारे मछुआरों और जो उनसे संबंधित समुदाय के लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने की सुविधा दी जाएगी। मछली पालन के कार्य में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मछली पालन के कार्य में रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो 5 कंपोनेंट देखे हमने किसके? योजना के प्रमुख घटक है कौन कौन से? फिशिंग और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हमारा मछली पालन में सुधार। तीसरा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। चौथा हमारा मछली प्रसंस्करण और विपणन। पांचवा हमारा रोजगार और प्रशिक्षण। अब योजना के घटकों की बात करें तो ये मत्स्य पालन के विकास के लिए एक व्यापक योजना है, जिसमें कुल मिला के 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कितने 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर की योजना है। तो उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो गैर लाभार्थी उन्मुख योजना है। क्या गैर लाभार्थी उन्मुख योजना है। दूसरा लाभार्थी उन्मुख योजना है। तो एक तो गैर लाभार्थी उन्मुख योजना और दूसरा कंपोनेंट है हमारा लाभार्थी उन्मुख योजना। तो लाभार्थी उन्मुख योजना में सामान्य श्रेणी के लिए केंद्रीय सहायता 40% दी जाएगी और SC ST महिलाओं के लिए 60% का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा आता हमारा केंद्रीय प्रायोजित योजना। क्या केंद्रीय प्रायोजित योजना की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता 90% और अन्य राज्यों के लिए 60%। कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता 90%, जो अन्य राज्य होंगे तो अन्य राज्यों के लिए 60% और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो पूरी 100% की सहायता दी जाएगी। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली। फिर गैर लाभार्थी उन्मुख योजना, तो ये इसकी कंपोनेंट है। तो इसमें सभी तरह का भाग शामिल किया गया, गैर लाभार्थी उन्मुख योजना और लाभार्थी उन्मुख योजना। अब बात करें इनके लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो ये योजना है, तो योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे। सबसे पहले तो लाभार्थी हमारे कौन होंगे, मछुआरे। तो ये योजना उन मछुआरों को लाभ पहुंचाती है जो मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं और उन्नत मछली पालन में भाग लेना चाहते हैं। तो ये योजना किन से जुड़ी हुई है। यह योजना उन मछुआरों को लाभ पहुंचाती है जो मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं और उन्नत मछली पालन में भाग लेना चाहते हैं। इसके उद्यमी मॉडल के अंतर्गत महिलाओं को कुल परियोजना लागत का 60%, तो इसके उद्यमी मॉडल के अंतर्गत क्या होगा, महिलाओं को कुल परियोजना लागत की 60% तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें क्या कुल परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए पर सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए दी जाएगी। यदि कोई परियोजना शुरू की जाती है इसके लिए मत्स्य पालन के लिए, तो उसमें यदि 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो सरकार की तरफ से सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए दी जाएगी। फिर मछली पालन से जुड़े लोग, क्या मछली पालन से जुड़े लोगों की बात करें तो मछली पालन करने वाले किसान, क्या मछली पालन करने वाले किसान अकेले या समूहों में लोग कार्यरत लोग जिनकी मछली पालन से आय होती है, जिनकी क्या मछली पालन से आय होती है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। फिर मत्स्य उत्पादक और निर्यातक, तो मछली पालन से जुड़े छोटे और बड़े व्यवसायों को, क्या मछली पालन से जुड़े छोटे और बड़े व्यवसायों को इस योजना से फायदा होता है, जिससे वे क्या है मछली प्रसंस्करण और विपणन में सुधार कर सकते हैं, जिससे क्या है वे मछली प्रसंस्करण और विपणन में सुधार कर सकते हैं। तो ये हमने देखे कौन कौन लाभार्थी होंगे। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इस योजना की, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत में क्या करेगी, मत्स्य पालन के क्षेत्र को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना क्या करती है, भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल मछुआरों को और मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि मछली उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देकर रोजगार का अवसर भी सृजित करती है। इस योजना के सतत विकास के साथ साथ समाज में सामाजिक आर्थिक सुधार लाने का लक्ष्य है। इस योजना से क्या है, सतत विकास के साथ साथ समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का लक्ष्य भी है। अगली योजना आती है हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। क्या महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत हमारे 2015 में कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। किस लिए की गई थी इसकी शुरुआत, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो हमारे कृषि उपज मंडी है उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात करेंगे हम योजना की विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है गर्भावस्था सहायता। क्या गर्भावस्था सहायता की बात करें तो लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को, किनको, लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि दी जाएगी। कितनी, 45 दिनों की अकुशल श्रम दर की बराबर की राशि दी जाती है। नवजात शिशु के पिता को 15 दिन के अकुशल श्रम दर के बराबर राशि दी जाती है। तो पितृत्व अवकाश तो नहीं मिलता है या मातृत्व अवकाश तो नहीं मिलता, लेकिन गर्भावस्था के दौरान क्या है, गर्भावस्था अवधि के लिए क्या है 45 दिनों की राशि अकुशल श्रमिक की और पुरुष को 15 दिन की अकुशल श्रम दर की राशि दी जाएगी। विवाह सहायता की बात करें तो लाइसेंसधारी महिला श्रमिक है, क्या लाइसेंसधारी महिला श्रमिकों को उनकी स्वयं की शादी या फिर उनकी 2 बेटियों की शादी के लिए, या तो खुद की शादी के लिए या उनकी 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। कितनी, 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2025-26। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत
अनुज्ञप्तिधारी जो हमारे श्रमिक है उनकी 2 पुत्रियों की सीमा तक, कितनी, 2 पुत्रियों तक विवाह हेतु सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितनी, 75,000 कर दिया गया है, या 75,000 कर दिया है प्रत्येक लड़की की शादी। अब बात करें विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मेरिट पुरस्कार की, तो इस योजना के तहत जो लाइसेंसधारी श्रमिक है इनके पुत्र या पुत्री को यदि 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। फिर आता है हमारा चिकित्सा सहायता। क्या आता है, चिकित्सा सहायता। यदि गंभीर बीमारी होती है, क्या है, यदि गंभीर बीमारी, चिकित्सा सहायता की बात करें तो गंभीर बीमारियां जैसे कि हमारे कैंसर है, हृदयाघात है, जैसे हार्ट फेल हो जाता है तो कैंसर, हृदयाघात, लीवर, किडनी, इस प्रकार की यदि किसी भी श्रमिक की गंभीर बीमारी होती है तो ऐसी स्थिति में यदि लाइसेंसधारी श्रमिक को सरकारी अस्पताल या सरकार के द्वारा अधिकृत किसी भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया जाता है तो उसे 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी बीमारी का इलाज कराने के लिए। क्या, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इलाज कराने के लिए। तो ये प्रावधान थे हमारे ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना की। तो ये योजना तो हमने देख ली। अगली योजना आती है हमारी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स 2024। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 की बात करें, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो यह योजना हमारे विनिर्माण सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, अनुसंधान और विकास, हमारे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी, औद्योगिक अवसंरचना, निर्यात समर्थन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे हमारे राजस्थान के औद्योगिकरण में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। जिससे क्या है, हमारे राजस्थान को औद्योगिकीकरण में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। बात करें इसकी तो ये योजना कब लॉन्च की गई है, 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई है। अब बात करें इसके उद्देश्य के बारे में। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य, और दूसरा औद्योगिक विकास नवाचार। क्या, औद्योगिक विकास नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता, हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह क्या, हमारे हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ ही साथ क्या, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और औद्योगिक विकास नवाचार, ये 3 अलग अलग शब्द ध्यान रखना। औद्योगिक विकास नवाचार, दूसरा हमारा पर्यावरण स्थिरता और तीसरा हरित विकास को बढ़ावा देना। इन 3 चीज़ों पर यह योजना केंद्रित है। बात करें इसकी तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत, क्या, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत संपत्ति सृजन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो प्रोत्साहन की बात करें, क्या प्रोत्साहन है, हमारे विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक या सेवा क्षेत्र में 25 करोड़। तो क्या, विनिर्माण क्षेत्र में तो 50 करोड़ से अधिक और सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ से अधिक। तो पर्यटन क्षेत्र के लिए इसमें 10 करोड़ के लिए प्रावधान रखा गया। तो हमारे विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ और पर्यटन क्षेत्र के लिए 10 करोड़। इससे अधिक निवेश करने पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% की निवेश सब्सिडी दी जाएगी। कितनी, 75% की निवेश सब्सिडी दी जाएगी राज्य करों पर, जितना भी स्टेट के टैक्सेस लगेंगे उन पर, जो भी कब तक, 7 वर्षों तक। फिर आता है आपका उत्पादन शुरू हो गया। तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्ष पश्चात, क्या, हमारे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्ष पश्चात पूंजीगत सब्सिडी अथवा टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। जो हमारे पूंजीगत सब्सिडी और टर्नओवर से जुड़े हुए प्रोत्साहन क्या है, उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद में दिए जाएंगे। अतिरिक्त प्रोत्साहनों में विनिर्माण के लिए नियोक्ता है। क्या, अतिरिक्त प्रोत्साहनों की बात करें और अलग से कौन कौन से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, तो हमारे जो नियोक्ता है, तो नियोक्ता बूस्टर 10 से 15%, थ्रस्ट बूस्टर 10%, रीजनल सेक्टोरल एंकर इकाइयों के लिए एंकर बूस्टर 20%। ये हमारे क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन है। कितना, 10 से 15% हमारे नियोक्ता बूस्टर, 10% हमारे थ्रस्ट बूस्टर और 20% हमारे एंकर बूस्टर, ये चीज़ें दी जाएगी। और छूटों की बात करें तो प्रमुख छूटों में हमारे 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। ये याद रखना, 7 सालों के लिए जो हमारे विद्युत शुल्क है, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है हमारे, तो उसमें 100% की छूट दी जाएगी। कितने, 7 साल के लिए। ये नहीं है कि हमारे बिजली फ्री है, बिजली नहीं, बिजली पर भी शुल्क लगता है। जितने यूनिट खर्च करते हो उसी के साथ शुल्क लगता है। तो 7 साल के लिए 100% तक छूट मिलेगी। हमारे मंडी या बाजार शुल्क है, क्यों, क्योंकि जैसे आप कोई उत्पाद बनाते हो और उत्पाद को बेचने के लिए बाजार में जाते हो, तो बाजार या फिर मंडी में जाते हो तो वहाँ पे शुल्क लगता है।
तो बाजार शुल्क या मंडी शुल्क की 100% की प्रतिपूर्ति मिलेगी। जितना मिलेगा लगता है उतना वापस मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा ही नहीं, लगेगा लेकिन आपको वापस मिल जाएगा। स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट दी जाएगी। क्या स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में क्या 75% की छूट दी जाएगी। फिर बात करें इसके संचालन और क्षेत्र की। संचालन और क्षेत्र की बात करें तो रिप्स 2024 3 स्तरों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। कि रिप्स 2024 क्या करता है, 3 स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो कि हमारे क्षेत्र, राज्य प्राथमिकताओं और निवेशक के लचीलेपन पे आधारित है। तीनों स्तर की बात करें तो इसमें क्या 7 पैकेज है। तीनों स्तर तो हमने देख लिए थे, विनिर्माण, सेवा और हमारे पर्यटन, तीनों स्तर की बात कर ली थी हमने। इसमें क्या 7 मानक पैकेज है हमारे। कौन कौन से? विनिर्माण, सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर या औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान और विकास, जीसीसी और परीक्षण प्रयोगशालाएं। तो ये 7 मानक पैकेज है और 3 राज्य प्राथमिकताएं, जिसमें हमारे हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता वर्धन, ये हमारे 3 हैं। कौन कौन से? हरित विकास, निर्यात संवर्धन और हमारे क्षमता वर्धन, ये 3 राज्य की प्राथमिकताएं इसी जो योजना है इसके अंतर्गत। अब बात करें कस्टमाइज जो हमारे प्रोत्साहन है उनकी, तो प्लेटिनम पैकेज के रूप में 3000 करोड़ से अधिक के निवेश करने पर क्या हमारे जो कोई भी यदि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो यदि 3000 करोड़ से अधिक का निवेश करता है राजस्थान के अंदर, तो उनको प्लेटिनम पैकेज दिया जाएगा। प्लेटिनम पैकेज के अंतर्गत क्या वार्षिक प्रोत्साहन सीमा में छूट दी जाएगी। जो वार्षिक प्रोत्साहन सीमा है उसमें छूट दी जाएगी। फिर बात करें मानक विनिर्माण और सेवा प्रोत्साहन। क्या मानक विनिर्माण और सेवा प्रोत्साहन की बात करें तो इसमें 7 वर्षों के लिए राज्य करों का क्या इसमें 7 वर्षों के लिए राज्य करों का 75% प्रतिपूर्ति या फिर 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी। क्या हमारे 7 वर्षों के लिए राज्य करों का 75% प्रतिपूर्ति या फिर 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी। पूंजीगत सब्सिडी की बात करें तो हमारे विनिर्माण के लिए तो 13 से 28% और सेवाओं के लिए 10 से 20%। क्या है हमारे जो विनिर्माण जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके लिए तो 13 से 28% और सेवाओं के लिए 10 से 20% की। और टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन। क्या टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन में जितना आप टर्नओवर करते हो कंपनी का तो उसी के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो विनिर्माण के लिए 1.2 से 2% और सेवाओं के लिए 1% से 1.4% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये हमारे मानक विनिर्माण और सेवा प्रोत्साहन है और ये कितने समय के लिए दिया जाएगा? 10 वर्षों के लिए। क्या 10 वर्षों के लिए या 75%, 7 वर्षों के लिए राज्य करों का 75% ले लो या फिर 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी ले लो। फिर आता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो प्रोत्साहन है उसकी बात करें। क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन, तो इसमें क्या न्यूनतम निवेश आवश्यक नहीं है। जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, तो इसमें क्या न्यूनतम निवेश आवश्यक नहीं है। इसमें क्या है हमारे 7 वर्षों के लिए 3 से 6% ब्याज अनुदान। क्या है इसमें न्यूनतम निवेश आवश्यक नहीं है। इसमें 7 वर्षों के लिए 3 से 6% ब्याज अनुदान, 10 वर्षों के लिए 75% जो SGST प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन और पूंजी जुटाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। किनको? एमएसएमई सेक्टर है उनको। अब तो एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा भी चेंज हो गई है। क्या एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा भी चेंज हो गई है। अब आता हमारा औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन। क्या औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन की बात करें तो विस्तृत कवरेज में वेयर हाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इन सब चीज़ों को बनाया जा रहा है। मतलब इन चीज़ों को इसमें शामिल कर रहा है औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें? विस्तृत कवरेज में क्या वेयर हाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, इन सब चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। फिर स्टार्टअप प्रोत्साहन की बात करें तो व्यवसाय इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 2 वर्षों तक 100% SGST प्रतिपूर्ति दी जाएगी। स्टार्टअप प्रोत्साहन की बात करें तो हमारे व्यवसाय इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 2 वर्षों तक 100% SGST प्रतिपूर्ति दी जाएगी। छूट की बात करें तो इसमें विद्युत शुल्क में 7 वर्षों हेतु 100% छूट, मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी या रूपांतर शुल्क को 75% की छूट के साथ 25% की जो हमारी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अब हम बात करें इसमें कौन कौन से नवीन क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया गया है। तो इसमें हमारे एरो एंड स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, हमारे कृषि तकनीक, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उच्च शिक्षा और कौशल जैसे हमारे नए नए सेक्टर है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नई पहल की बात करें तो हमारे पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, समर्थित सेवाएं, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, रुग्ण इकाइयों, क्लस्टरों, विद्युत गहन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस तरह हमने जो हमारे रिप्स योजना थी इसके बारे में देख लिया। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को पूर्ण सहायता प्रदान करना था। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको संपूर्ण सहायता प्रदान करना था। तो इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगर और शिल्पकार शामिल किए गए हैं। कितने? 18 व्यवसायों में लगे हुए कारीगर और जो शिल्पकार हैं उनको शामिल किया है। जैसे कि हमारे कौन कौन से? बढ़ई, जिसको सुथार या बधाई कहते हैं, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार या लुहार, हमारे हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, सोनार, कुम्हार, हमारे मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, चर्मकार, जूते बनाने वाले, हमारे राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कोयर बुनकर, गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, पारंपरिक कलाकार, नाई, माला निर्माता मतलब मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाला। तो ऐसे करके 18 व्यवसायों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारे कारीगर शिल्पकार है, 18 व्यवसाय जिनको चुना गया उनको क्या लाभ होगा इससे। इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे। और वो कौन कौन से? सबसे पहले मान्यता। पीएम जैसे कोई इस योजना का लाभ लेता है तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी। क्या इसकी योजना के तहत क्या उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही साथ उनका आईडी कार्ड भी बना के दी जाएगी। बात करें उनके ट्रेनिंग की तो इसमें 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान से देख सकते हैं, तो प्रशिक्षण 2 स्तर पे दिया जाएगा। एक तो 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण है और दूसरा 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण है। जो ये प्रशिक्षण चलेगा तो उसके दौरान क्या है, 500 रुपये का प्रतिदिन छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्या हमारे मानदेय तो नहीं मानेंगे, लेकिन छात्रवृत्ति ही मानी जाएगी। कितने? 500 रुपये की हर रोज की दी जाएगी। फिर जैसे ही वो प्रशिक्षण ले लेता है तो बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में हमारे 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा। जहाँ वो वाउचर दिया जाएगा 15,000 रुपये तक का, जहाँ वो दुकान पर जाएंगे उस वाउचर को देंगे और उसके बदले क्या टूल किट ले लेंगे। अब ऋण की जरूरत पड़े मान लो तो 18 महीने या 30 महीने की अवधि के साथ 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ 1 लाख और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए की जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण दिया जाएगा। क्या? उद्यम विकास ऋण दिया जाएगा। कैसा? जमानत मुक्त। और जो भी क्या 2 किस्तों में, पहली किस्त में हमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह कितना 3 लाख रुपए का जमानत मुक्त। और अवधि क्या रहेगी? तो हमारे 18 महीने और 30 महीने 2 अवधियाँ रहेगी। और इसमें हमारे 5% की रियायती ब्याज दर पर, क्या ब्याज दर भी कितनी? 5% की रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार की 8% की सीमा तक की छूट के साथ। क्या 8% की सीमा तक की छूट दे दी जाएगी? किसको? हमारे भारत सरकार की द्वारा दी जाएगी। जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण लिया है, जैसे मैंने 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण लिया है, वे 1 लाख रुपए तक के ऋण की सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। क्या? जो 1 लाख रुपए की पहली किस्त ले सकते हैं जिन्होंने 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण लिया है। दूसरी किस्त उन लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किस्त का लाभ उठाया है, उन्हें ही दूसरी किस्त मतलब 2 लाख की लोन की राशि मिलेगी। और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है। और जो हमारे 15 दिन या उससे ऊपर का जो उन्नत प्रशिक्षण है वो उन्होंने प्राप्त किया है, तो उनको 2 लाख का ऋण दिया जाएगा। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो प्रत्येक डिजिटल भुगतान या फिर रसीद के लिए, क्या डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में प्रति डिजिटल लेन देन 1 रुपये की राशि अधिकतम 100 मासिक लेन देन तक जमा की जाएगी। अधिकतम कितने? 100 मासिक लेन देनों तक ये जमा की जाएगी। प्रत्येक लेन देन के लिए कितने? 1 रुपये की राशि दी जाएगी। तो विपणन सहायता की बात करें तो कारीगरों शिल्पकारों को, क्या कारीगरों और शिल्पकारों को
गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जैम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जाएगा। उनका विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियाँ हैं उनके रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वो क्या मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव करे और उनके अंदर सुधार कर सके। तो निष्कर्ष के रूप में देखें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के जो हस्तशिल्प है और कला कारीगर है उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करके कला और शिल्प के क्षेत्र में ज़्यादा सम्मान और पहचान दिलाने में मदद करती है। इससे कारीगरों की उत्पादकता और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब अगली योजना आती है हमारे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। क्या हमारी योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यापार के विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने या फिर हमारे मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने के लिए, जो पहले से स्थापित है उन उद्योगों का विस्तार करने के लिए या फिर नया उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। कितना? 10 करोड़ रुपए तक का हमारे ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कितना? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, या तो नया उद्यम स्थापित करने के लिए या फिर जो पहले से स्थापित उद्यम है उनका विस्तार करने के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। लघु उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8% की, 25 से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% की, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% की ब्याज अनुदान प्रदान की जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे लघु उद्यमियों के लिए 25 लाख तक के ऋण पर तो 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% की ब्याज अनुदान राशि प्रदान की जा रही। अगली योजना आती है हमारी, कौन सी योजना का नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। योजना का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों में, ये शब्द आप खास याद रखें, कौन सा? गैर कृषि क्षेत्र, मतलब आपको कृषि नहीं करनी है उनके लिए। तो गैर कृषि क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्या करना? गैर कृषि क्षेत्रों में हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो इस योजना के तहत पात्र जो आवेदक होंगे उनको 25 लाख तक के ऋण पर, क्या इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को 25 लाख तक के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा परियोजना लागत का, ये भी आप याद रखेंगे, जो प्रोजेक्ट चलाएंगे तो उसका परियोजना लागत का 25% या 25 लाख या 25% या 25 लाख जो भी कम हो, इसका मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 25% या 25 लाख जो भी कम हो, ये हमारे मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगली योजना आती है हमारे मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। क्या? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, युवा जो उद्यमी होंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल हो, ये याद रखना। अब क्या उम्र का चक्कर पड़ रहा है इसमें, 18 से 35 साल के जो हमारे युवा है उनको 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 25 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान प्रदान करके सहायता दी जाएगी। कितनी? 25 लाख तक के ऋण पर 8% और 25 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान प्रदान करके सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पुरुष उद्यमियों को 10% और महिला उद्यमियों को 15%। कितना? पुरुष उद्यमियों को तो 10% और महिला उद्यमियों को 15%, मतलब 5 लाख तक एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान की जाएगी। कितनी? एक मुश्त हमारी मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान की जाएगी। कितनी? हमारे 10% और 15%। 15% तो हमारे महिला उद्यमियों को और 10% हमारे पुरुष उद्यमियों को दी जाएगी। ये भी हमने देख लिया। फिर अगली योजना आती है हमारी, कौन सी योजना का नाम है हमारी? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। क्या? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये योजना क्या कहती है, इसके बारे में देखते हैं। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, तो यह योजना क्या? औद्योगिकरण में, किसमें? औद्योगिकरण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो ये योजना क्या है हमारे?
औद्योगिकरण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य 1000 इकाइयों को वित्त पोषण करना है। क्या कितनी इकाइयाँ? 1000 इकाइयों को वित्त पोषित करना है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 2 करोड़ तक के ऋण पर, राज्य सरकार के द्वारा क्या 2 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कितने? 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 45 वर्ष अथवा इससे कम आयु के उद्यमी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना आती है हमारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। योजना का नाम क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, उनको क्या है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की मुफ्त यात्रा देने के लिए शुरू की गई है। किनको दी गई है? 60 साल या उससे अधिक के जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है उनकी मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण की योजना है। कैसी योजना है? सामाजिक कल्याण की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आयु के अंतिम समय में मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान कर सके। क्या है? वो आखिरी समय में हमारी मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त कर सके। यही योजना क्या है? हमारे वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों पर, ये योजना क्या करेगी? हमारे वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के यात्रा कर सके। अब बात करते हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्य की। ये योजना है तो योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें। पहला उद्देश्य आता है हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा के अवसर। क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा के अवसर की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने के अवसर देना, ताकि वे मानसिक शांति प्राप्त कर सके और अपने जीवन के अंतिम समय में आस्था और भक्ति का अनुभव कर सके। फिर मानसिक और शारीरिक कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजकर उन्हें मानसिक शांति और शारीरिक कल्याण प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन को पूरी तरह आनंदमय बना सके। तो इसके लिए क्या है उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजना। फिर आता हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता। अगला आता हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता की बात करें तो इस योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जाता है। इस योजना के जरिए क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है उनकी यात्रा पर भेजा जाता है, जिससे वे क्या है भारतीय संस्कृति और धर्म को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं। तो इस योजना के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जाता है, जिससे वे भारतीय संस्कृति और धर्म को और अधिक गहराई से समझ सकें। अब बात करते हैं ये योजना, तो योजना का प्रावधान क्या है? योजना के प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले आता है टिकट और यात्रा खर्च का भुगतान। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा पूरी लागत मतलब टिकट, यात्रा, आवास, भोजन मतलब सारी चीज़ें इनको वहन किया जाता है। यह यात्रा क्या राजस्थान सरकार के द्वारा चयनित मार्ग जैसे हमारे रेल और हवाई मार्ग इन पर लागू होती है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो चयनित मार्ग है या तो रेल मार्ग या हवाई मार्ग, उन्हीं से यदि यात्रा करते हो तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। फिर यात्रा समूह की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों को एक समूह के रूप में यात्रा करने का अवसर दिया जाता है। समूह के रूप में यात्रा करने का अवसर दिया जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जिसमें सरकारी सहायता उपलब्ध होती है। यह समूह एक टीम लीडर की तरह यात्रा करता है। एक टीम लीडर की तरह यात्रा करता है, जो यात्रा के दौरान उनका मार्गदर्शन करता है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। किसकी बात करें? चयन प्रक्रिया की बात करें तो योजना का लाभ लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को पहले आवेदन करना होता है। और आवेदन प्रक्रिया के आधार पर पात्र जो नागरिकों के उनका चयन किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया के आधार पर पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया जाता है और चयन के बाद उन व्यक्तियों को यात्रा का अवसर मिलता है। चयन के बाद उन व्यक्तियों को यात्रा का अवसर मिलेगा। फिर आवेदन की क्या पात्रता होगी? वरिष्ठ नागरिकों की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदनकर्ता हमारे राजस्थान का निवासी होना चाहिए और नागरिक का चयन एक लॉटरी प्रणाली
या फिर हमारे निर्धारित जो पात्रता मानदंड है इन्हीं के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ यात्रा की जाती है। तो योजना के तहत प्रमुख जो धार्मिक स्थल है उनकी यात्रा कराई जाएगी। इनमें प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं देखें। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, कामाख्या मंदिर, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला, समेत शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, तिरुपति बालाजी जो तेलंगाना में है, हमारे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, पुष्कर राजस्थान में, काशी उत्तर प्रदेश में, गंगासागर पश्चिम बंगाल में और हमारे मथुरा वृंदावन में। यहाँ तो हम ट्रेन से जाएंगे। क्या यहाँ के लिए तो क्या ट्रेन का प्रावधान किया गया है। और हमारे जो नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ है का मंदिर है काठमांडू में, वहाँ हवाई जहाज से इनके प्रावधान किए गए। फिर स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें तो यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रा से पहले उन्हें मेडिकल चेकअप कराया जाता है और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जाती है। क्या यात्रा के दौरान क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था होती है। अब सुविधाओं की बात करें कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। तो इस योजना के तहत यात्रा के दौरान भोजन, आवास और यातायात की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा टीम लीडर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यात्रा करते हैं साथ में। टीम लीडर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी साथ में यात्रा करते हैं। बात करें लाभार्थी कौन होंगे। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग धार्मिक यात्रा करने के इच्छुक है लेकिन आर्थिक कारणों से कर नहीं पाए। अब इसके अंदर कुछ क्लॉज है। क्लॉज की बात करें, राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है। योजना का नाम क्या, सिंधु दर्शन योजना। क्या सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। तो इसमें मैं लद्दाख में गुरु पूर्णिमा के आसपास, क्या गुरु पूर्णिमा के आसपास 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है। क्या लद्दाख में गुरु पूर्णिमा के आसपास 3 दिन का एक उत्सव मनाया जाता है जिसे सिंधु दर्शन उत्सव कहते हैं। तो वहाँ के लिए तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है। तो इसके तहत कुल यात्रा व्यय के अधिकतम 50% की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो कुल जितना भी यात्रा व्यय होगा तो उसके अधिकतम 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रति तीर्थ यात्री 15,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। हर तीर्थ यात्री पे क्या 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये हमारे 1 अप्रैल 2016 से शुरू है और इसमें जाने वालों की न्यूनतम उम्र कितनी है, 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशली नहीं है, वरिष्ठ नागरिक भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये 21 वर्ष वाली न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। तो ये योजना का नाम क्या है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। तो हमारे निष्कर्ष के रूप में देखें तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर यात्रा करने का अवसर देती है। यह योजना उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मदद करती है और उन्हें शारीरिक, मानसिक और धार्मिक शांति प्राप्त करने का मौका देती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस योजना के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनकी जो सामाजिक भलाई और कल्याण ये कर पा रही है राज्य सरकार। अगली योजना आती है हमारे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना। योजना का नाम क्या, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना। तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जो गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती है। बात करें इस योजना का उद्देश्य, पहली बात आती है इसका उद्देश्य में शिक्षा में समान अवसर। तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को, इस योजना का उद्देश्य क्या है, हमारे गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना है ताकि वे उचित पाठ्यक्रम पुस्तकों के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी तरह से ध्यान दे सके, और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े नहीं रह पाएँ। किनकी वजह से, किताबों की वजह से। फिर आर्थिक बोझ कम करना। आर्थिक बोझ कम करना की बात करें तो गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का खर्चा एक सबसे बड़ी समस्या रहता है क्योंकि किताबें बहुत महंगी आती हैं। इस योजना के तहत उन बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उनके आर्थिक बोझ में कमी आती है।
और शिक्षा का स्तर सुधारना। राज्य सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब योजना के प्रावधानों की बात करें तो योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें दी जाएगी। तो यह योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है। विद्यार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक में जो अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी हैं उनको दी जाएगी और कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्रों और वे छात्र जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको ये पुस्तकें दी जाती है मुफ्त में। तो 1 से 8 तक के तो सभी को और कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले सभी SC, ST, बालिका और जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते उनको। अब बात करें पाठ्यपुस्तकों की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को जो पाठ्यपुस्तकें दी जाती है वे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSC के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य पुस्तकें शामिल होती हैं और ये सभी सरकारी स्कूलों में वितरण की जाती है। तो ये योजना राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में लागू है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल है। तो इसमें क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल है। पात्र कौन होंगे? तो पात्रों की बात करें तो योजना का लाभ हमारे राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। योजना का लाभ क्या है? राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। इसके तहत BPL श्रेणी के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि योजना में अन्य छात्रों को भी शामिल किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों का वितरण की बात करें तो पाठ्यपुस्तकों का वितरण स्कूल स्तर पर किया जाता है। विद्यालय में पाठ्यपुस्तक वितरण दिवस आयोजित किए जाते हैं। क्या एक खास दिन चुना जाता है और उस दिन पाठ्यपुस्तक वितरित की जाती है जहाँ विद्यार्थियों को उनके कक्षा के अनुसार पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती है। फिर आधिकारिक प्रक्रिया की बात करें तो पाठ्यपुस्तकों का वितरण विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर किताबों का वितरण सुनिश्चित किया जाता है कि किताबें कम नहीं पढ़नी चाहिए। फिर योजना के लाभ की बात करें तो गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाएगी। तो इस योजना के तहत गरीब परिवार के बच्चों को उनके शैक्षणिक यात्रा में कोई रुकावट नहीं आने पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पाठ्यपुस्तकों का आर्थिक बोझ ना उठाना पड़े। तो वो सीधी बात है, इस योजना के तहत गरीब परिवार के बच्चों को उनके शैक्षणिक यात्रा में कोई रुकावट नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें पाठ्यपुस्तकों का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। फिर इससे क्या शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो ये योजना क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता की शिक्षा सामग्री मिलती है जिससे उनका शैक्षिक विकास हो सकता है। फिर बात करें स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाना तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से प्रवेश दर में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यह योजना गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है और शिक्षा के प्रति उनका विश्वास बढ़ाती है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो शिक्षा को सुलभ और समान अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। और इस योजना के द्वारा राज्य सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करा करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती है जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और गरीबी के कारण जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको उचित शैक्षिक अवसर प्राप्त होंगे। अगली योजना आती है हमारी बालिका पुरस्कार योजना। योजना कौन सी? बालिका पुरस्कार योजना की बात करें इसमें पहली योजना आती है गार्गी पुरस्कार योजना। तो इस योजना के अंतर्गत वे छात्राएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है और जो कक्षा 11वीं और 12वीं में नियमित रूप से अध्ययन करती है उन्हें प्रति वर्ष 3,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ये हमारी कौन सी योजना है? गार्गी पुरस्कार योजना। तो इस योजना में RBSC मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा है 10वीं, तो 10वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है और जो कक्षा 11वीं में और 12वीं में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करती है तो उन्हें हर साल 3,000 रुपये साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। दूसरी योजना आती है हमारी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। तो इस योजना के अंतर्गत वे छात्राएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित
उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब 12वीं कक्षा में हमारे 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो उन्हें 5,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो गार्गी पुरस्कार योजना 10वीं के लिए, और जो हमारी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है ये हमारी 12वीं की परीक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। अगली योजना आती है हमारी पीएम श्री योजना। कौन सी योजना? पीएम श्री योजना। तो इसकी बात करें, पहले तो इसका पूरा नाम देखते, पूरा नाम क्या है। पीएम श्री योजना की बात करें तो यह योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। क्या प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम की बात करें तो एक केंद्रीय योजना है जिसे भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, क्या शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 7 सितंबर 2022 को शुरू किया है। कब शुरू किया इसको? 7 सितंबर 2022 को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के जो बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक जो गुणवत्ता है इसको बढ़ाना है ताकि छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिल सके। इससे क्या छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और उनके जो सर्वांगीण विकास है उसको बढ़ावा मिल पाएगा। अब इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें, पहला आता है हमारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। तो पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे सरकारी स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके और उनका समग्र विकास हो सके। इसके अंतर्गत भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को बेहतर बनाना और शिक्षा नीति जो हमारी 2020 है इसको सभी स्कूलों में लागू करना है। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ से प्रत्येक ब्लॉक या फिर अर्बन लोकल बॉडीज से 2 विद्यालय, एक तो हमारा माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय और एक प्रारंभिक शिक्षा का विद्यालय, इसका चयन किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या राज्य के प्रत्येक ब्लॉक जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ से 2 विद्यालय, जिसमें एक तो हमारा माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय होगा और एक प्राथमिक शिक्षा का विद्यालय, उसका चयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान से कुल 639 पीएम श्री विद्यालयों से, क्या 639 तो पीएम श्री विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा से तो 84 और माध्यमिक शिक्षा से 554 और एक संस्कृत शिक्षा, तो ऐसे कर राजस्थान से कुल 639 पीएम श्री विद्यालय चुने जा रहे हैं। कितने? 639 याद रखेंगे। एक तो संस्कृत शिक्षा का है, 554 हमारे माध्यमिक शिक्षा के और 84 हमारे प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल है। तो आधुनिक शैक्षणिक ढांचा, तो यह योजना स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक उपकरण, तकनीकी सहायता और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए है जिससे विद्यार्थियों को बेहतर और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को बेहतर और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके। फिर आता है हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना। क्या हायर एजुकेशन के लिए तैयार करने की बात करें तो योजना का उद्देश्य बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है ताकि वे प्रतिस्पर्धी और तकनीकी दुनिया में सफल हो सके। क्या है इसका उद्देश्य? योजना का उद्देश्य बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है ताकि वे प्रतिस्पर्धी और तकनीकी दुनिया में सफल हो सके। फिर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा। क्या नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा की बात करें तो योजना के तहत स्कूलों में नवाचार, रचनात्मकता और कौशल विकास के लिए पहल की जाती है। योजना के तहत क्या स्कूलों में नवाचार, रचनात्मकता और कौशल विकास के लिए पहल की जाती है ताकि विद्यार्थियों में समस्या सुलझाने की समस्या और नई सोच विकसित हो सके। अब बात करें योजना की कौन कौन से प्रावधान है, तो प्रावधानों की बात करें। स्कूलों का चयन और वित्तीय सहायता, तो पीएम श्री योजना के तहत सरकार चयनित सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे को सुधार कर सके, जैसे कक्षा भवन बनाना, सुविधाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और अन्य आवश्यक सुविधाएं, ये सुविधाएं दी जाती है। फिर उन्नत पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, तो इस योजना के तहत स्कूलों में उन्नत पाठ्यक्रम और नई शिक्षण विधियों को लागू किया जाता है जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिल सके। जिससे कि हमारे छात्र है तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिल सके, तो ये हमारे जो नई शिक्षण विधियों को लागू किया जा रहा है। फिर टीचर्स ट्रेनिंग और विकास की बात करें तो शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाता है। या शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेज और तकनीकी सहायता का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ताकि वे जो विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेज और तकनीकी सहायता है इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो भविष्य के लिए कौशल विकास की बात करें, क्या भविष्य के लिए कौशल विकास की बात करें तो पीएम
श्री योजना में छात्रों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाता है। क्या होता है, हमारे पीएम श्री योजना में छात्रों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जाता है ताकि वे उद्यमिता, तकनीकी विकास और समाज में योगदान कर सके। उद्यमिता, तकनीकी विकास और समाज में योगदान कर सके। फिर स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा की बात करें तो योजना में स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। योजना में क्या किया गया है, स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चों को इंटरनेट, ऑनलाइन संसाधन और ई लर्निंग के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके। किसके माध्यम से? इंटरनेट, ऑनलाइन संसाधन और ई लर्निंग के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इसके लिए स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समान अवसर और समावेशी शिक्षा की बात करें तो योजना में समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है ताकि कमजोर वर्ग के छात्र, विकलांग और अल्पसंख्यक छात्रों को भी समान शिक्षा प्राप्त हो सके। लाभार्थी की बात करें तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होंगे जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे, शिक्षक जिन्हें नवीनतम शैक्षणिक विधियों और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, स्कूल प्रशासन जो हमारे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए अनुदान प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारे पीएम श्री योजना है, कौन सी? पीएम श्री योजना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने और शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक अहम कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संसाधन मिलेंगे, जिससे समाज के हर वर्ग के विद्यार्थियों को बराबरी का अवसर मिलेंगे। इसके तहत नवाचार, तकनीकी समर्थन, कौशल विकास पर जोर दिया जाता है ताकि वे विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल हो सके। तो ये हमारा योजना का एक पार्ट था। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।